हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम जो है उसको इसका कॉन्सेप्ट दिया था थॉमस बेज ने और इन्हीं के नाम पे इस थ्योरम को बेस थ्योरम कहते हैं। और बेस थ्योरम है क्या? एक्चुअली जब हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल भी है तो हम अपनी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के लिए बेस थ्योरम होती है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए कन्फ्यूज़न होगा तो कोई बात नहीं है, मैं आगे आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल जो कि सॉल्व भी किया गया है। और उस एग्जांपल के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब किसी ए इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी मानिए कि आपने एक टेस्ट करवाया है और टेस्ट में क्या है कि आप पॉजिटिव आ गए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको सच में एक डिजीज़ है जब आपका टेस्ट कह रहा है कि आप पॉजिटिव हो। मतलब टेस्ट भी कह रहा है तो आपको पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में ही डिजीज़ है। और इस प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे लिखा भी है कि इवेंट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि गिवन दैट बी जो है वो हो चुका है, यानी कि हमारा टेस्ट हो चुका है और वो बता रहा है कि हम पॉजिटिव हैं। फिर यहाँ पे एक और टर्म आती है, प्रोबेबिलिटी क्या है बी इवेंट के होने की गिवन दैट कि ए इज़ ट्रू, ये है लाइकलीहुड। और प्रोबेबिलिटी क्या है बी के होने की जब इवेंट ए जो है वो ट्रू है। मतलब कि देखिए ये था हमारे पास डिजीज़ और ये था टेस्ट। तो हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया है। तो उस उसके पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम सच में ही डिजीज़ हैं। मतलब एक सवाल हम उस टेस्ट पे भी कर सकते हैं कि उसका कि टेस्ट की जो जो पॉजिटिव आया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर कोई इंसान सच में ही डिजीज़ हो। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, यानी कि डिजीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाई टेस्ट के पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको आप खुद से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, बिल्कुल ही ईजी हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं और इसमें लाइकलीहुड होगी हमारे पास, प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी और मार्जिनल लाइकलीहुड होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे कि आप अभी आने वाले समय में जब मशीन लर्निंग या एआई पे कुछ काम करेंगे तो वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को निकालना बहुत मतलब यही तो सारा काम होता है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन सब्जेक्ट्स में। तो डेटा साइंस में काम आती है, मेडिसिन में काम आती है, डिसीजन मेकिंग में काम आती है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के डिसीजंस हैं वो अपने पुराने जो उनका प्रोडक्ट होता है उन पे एनालिसिस करके एक नया प्रोडक्ट अगर उनको मार्केट में लाना है तो वो किया जाता है। मेडिसिन में आपकी मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव होगी या कितने लोगों को असर कर पाएगी, इस चीज़ को भी चेक करने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये सच में ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मतलब समझना ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो क्या होगा अगर अगर आपके पास मतलब एग्ज़ाम भी है आपका, तो आपके पास कुछ चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक टेस्ट को मतलब एक रेयर डिजीज़ को ना टेस्ट कर रहे हैं और वो डिजीज़ ऐसी है कि जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1% है। मतलब कि सिर्फ एक इंसान को ये डिजीज़ होती है 100 लोगों में, तो 1/100 करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपके डिजीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.01, ये आपके पास गिवन होगा एग्ज़ाम में। फिर दूसरा है कि जो हमने टेस्ट किया है, जिस टेस्ट के थ्रू हमें पता लग रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, उस टेस्ट की एक्यूरेसी है 95%, ठीक है। तो मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारे टेस्ट के पॉजिटिव आने की गिवन दैट कि हमें सच में डिजीज़ है, वो 95% है। अभी आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि अगर आपका टेस्ट 95% एक्यूरेसी दे रहा है तो आपके डिजीज़ मतलब आपको डिजीज़ है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप अगर
सिंपली सोच रहे हैं तो आपको लगेगा कि टेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो 95% है, तो हमारे भी डिजीज़ होने की, मतलब हमें भी डिजीज़ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% रहेगी। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये टेस्ट की एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो अगर टेस्ट की एक्यूरेसी है वो 95% है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे टेस्ट के पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी जब हमें डिजीज़ है वो 95% है, क्योंकि टेस्ट भी 95% एक्यूरेट है। अगर हमें डिजीज़ होगी तब भी 95% ही चांसेस हैं कि वो हमारा टेस्ट हमें कहेगा कि हाँ डिजीज़ है, क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी है। और तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो ये चीज़ आपको खुद से देखनी है कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है और ट्रू नेगेटिव क्या होता है। ये बिल्कुल ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको देखना है। यहाँ पे मैं फॉल्स पॉजिटिव के बारे में आपको बता देता हूँ। मतलब आपका टेस्ट जो है, अगर 100 लोगों के लिए हमने कोई एक टेस्ट करा दिया और उस टेस्ट ने 95 लोगों को तो कह दिया कि हाँ ये ठीक है, लेकिन 5% ऐसे भी हैं जिनको डिजीज़ नहीं थी, पर फिर भी आपके टेस्ट ने कह दिया कि हाँ इसको डिजीज़ है। तो मतलब कि झूठ में ही उसने पॉजिटिव बता दिया। तो ये आपके टेस्ट का एक एरर रेट है जो कि 5% है। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर किया है उसमें ये 3 चीज़ें गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इस थर्ड सिचुएशन को हम देख सकते हैं कि हमारे टेस्ट के पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमें कोई डिजीज़ है ही नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.05, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी थी, मतलब पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है टेस्ट की, जब डिजीज़ है 95% ही रहेगी हमेशा, क्योंकि टेस्ट की एक्यूरेसी 95% है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ भी है, 5% की इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट है। तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव दे देगा हमें जब हमें डिजीज़ नहीं है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.05, मतलब कोई बीमार नहीं है तब भी ये बता देगा कि प्रॉब्लम है। तो अब ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। अब मान लीजिए कि आपने एक टेस्ट कराया, ठीक है, और आपकी जो आउटकम है वो पॉजिटिव आ चुकी है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो एक्चुअल में मतलब डिजीज़ को बता रही है कि क्या आप सच में डिजीज़ हो, या उस टेस्ट में ही गड़बड़ है कि उसने आपको 100 में से जो 5 लोग थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनमें आपको कहीं कंसीडर तो नहीं कर लिया है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। मतलब कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ, हम अगर डिजीज़ है हमें, तब हमारे पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक टेस्ट के थ्रू, वो है हमारे पास इस एग्जांपल में 95। पर अगर हमारे ग्रुप में कोई मतलब बीमार इंसान है ही नहीं और उसके भी पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी है 0.05%, यानी कि 5% की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये उसका एरर रेट है टेस्ट का। तो हमने बेस थ्योरम देखा था हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जब हमारे पास बी गिवन हो। तो उस फार्मूला को हम अब यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं अपने इस डिजीज़ वाले एग्जांपल को करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे डिजीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है। वैसे ही फिर हमने लिखा था वहाँ पे बी गिवन ए, तो मतलब कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आए जब हम सच में डिजीज़ हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और हमारे सिर्फ डिजीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमने देखा अभी 1 डिवाइडेड बाई 100 है। और वैसे ही प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिवाइड किया गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पॉजिटिव उस टेस्ट के पॉजिटिव आने की, जो कि हमने 95% हमने देखा है वहाँ पे। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि हमारे टेस्ट के पॉजिटिव आने की। तो इसको करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और ये हमारा फार्मूला है पॉजिटिव को प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम करते हैं कि हमारे पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमें डिजीज़ सच में है। तो हमने अभी देखा कि ये थी 0.95%, तो ये है 0.95%। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ कितनी है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे देखा कि ये सिर्फ एक इंसान को होती है 100 लोगों में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.01 के साथ। फिर हमने इसको प्लस कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला है। क्योंकि फिर हम देख रहे हैं कि हमारे टेस्ट के पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमें कोई डिजीज़ है ही नहीं, जो कि हमने यहाँ पे देखा।
थर्ड स्टेप में, तो ये थी 0.05। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज़, मतलब डिजीज़ है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.99 से, क्योंकि सिर्फ 0.01% ही है जो कि जिनमें डिजीज़ होती है, 0.99% तो ऐसे जिनमें डिजीज़ नहीं होती है, यानी कि डिजीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई करी गई है। तो इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.059। तो ये जो हमारे पास आया है आंसर, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव का है हमारे पास, अभी ऊपर का भी निकालना है हमें और फिर पूरा आंसर आएगा हमारे पास। तो मुझे पता है अभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक्चुअली आप कुछ चीज़ें दिमाग से निकल गई होंगी, थोड़ा लंबा हो गया कॉन्सेप्ट, पर अभी देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं। ये थी हमारी बेस थ्योरम। ये अगर आपको पता है कि पोस्टीरियर क्या है, लाइक्लीहुड क्या है, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं लाइफ में अलग सिनेरियोज़ में भी, जैसे कि हमने यहाँ पे डिजीज़ पे लगाया कि डिजीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमारा टेस्ट हमें पॉजिटिव बता रहा है। तो ये हमने किया अभी यहाँ से, मतलब बेस थ्योरम हमें आती थी और हमने इसको लगा दिया मेडिकल साइंस में। फिर हमने इसको, ये जो फार्मूलाज़ हैं, हमें ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है और ये हमने एक कैलकुलेट कर दी। फिर हमने ये वैल्यूज़ पुट करी अपने फार्मूला में और इनको मल्टीप्लाई और डिवीज़न इसका किया, तो हमारे पास आ गया 0.161। मतलब मैं इसको ना 100 से अगर करा दूंगा तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी और ये आ जाएगा 16%। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो टेस्ट की एक्यूरेसी थी वो 95% थी। वो तो कह रहा था कि मैं 95% एक्यूरेट हूँ, पर फिर भी हमारे सिर्फ 16% ऐसे चांसेस हैं कि हमें एक्चुअल में वो डिजीज़ हो, कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है टेस्ट का, उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी 16% है। तो सिर्फ टेस्ट की जो एक्यूरेसी है उसको देख के हम नहीं बता सकते हैं कि हमें कितने % चांसेस हैं डिजीज़ होने के। हम अगर बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ों को भी ये कैलकुलेट करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि अच्छा सिर्फ 16% चांसेस हैं। मतलब किसी को अगर पता लगे कि कोई ख़तरनाक बीमारी हो चुकी है, उसके चांसेस हैं 95%, तो वो इंसान तो डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप साइंस जानते हो, आपको पता है बेस थ्योरम का, तो आप इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और आपको पता लगेगा अच्छा सिर्फ 16% चांसेस हैं और डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हमें पाइथन में कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो क्रिएट कर दी है और पाइथन की प्लेलिस्ट में बना दी है, मैं उसको मतलब अपलोड कर दिया हुआ है। तो पाइथन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर देना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।